गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है सबका सत्य केतु के ऑनलाइन लाइव क्लासेज के प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, हम लोग डेली टेस्ट पेपर देते हैं ऐप पे निःशुल्क, और आप लोग उनको हल करते हैं, और अगले दिन हम लोग यूट्यूब चैनल पे उन्हीं टेस्ट पेपरों को हल करते हैं। ठीक है भैया, चलिए शुरुआत करते हैं। कल के टेस्ट पेपर जो 62वां टेस्ट पेपर था अपना, उसके सॉल्यूशन की पहला सवाल है, 4 विभिन्न अंकों से, अलग अलग अंकों से बनी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी? बिल्कुल आसान सवाल है। इनमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो चारों ऑप्शन देख लो, चारों में अंक चारों अलग अलग ही है, तो चारों संख्या 4 अंकों की है। इसमें सबसे बड़ी संख्या तो कौन सी हो जाएगी? 9876। ठीक है, तो बिल्कुल ये आसान सवाल आ गया, हमें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई गुणा भाग कुछ मत करो। 4 अंकों की सबसे बनी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 विभिन्न अंक है इसमें, 9, 8, 7, 6, चारों अंक अलग है। 4 अंकों की इन चारों में सबसे बड़ी, तो सीधे ही ऑप्शन से ही कर लो, डी फॉर डॉग आंसर है इसमें। अगला सवाल, इस टाइप का सवाल हमने किया है कल भी, स्थानीय मान का पूछा है। अब प्रश्न, ये जो संख्या ये है, मैं बड़ा थोड़ा लिख देता हूं, 24.0754। एक तो 4 ये है बच्चों, एक 4 ये है। ठीक है, तो इनके स्थानीय मानों का योगफल, तो 4 का इस 4 का स्थानीय मान कितना होगा? इस 4 का स्थानीय मान कितना होगा बच्चों? केवल 4 ही होगा, क्योंकि पॉइंट और 4 के बीच में कोई अंक है क्या? नहीं, तो 4 का 4 आएगा। अगर पॉइंट और 4 के बीच में कोई अंक होता, जितने अंक होते उस 4 का आगे उतने 0 लगा लेते। जैसे इस 2 का स्थानीय मान पूछता तो 20 लेते, क्योंकि एक अंक है तो एक 0। इस 4 का स्थानीय मान 4। अब इस दूसरे वाला 4 का स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान, ठीक है ना, इसका 4 का स्थानीय मान, इस 4 का स्थानीय मान कितना होगा बच्चों? कि भैया पॉइंट और 4 के 0 पॉइंट लगा लो। अब पॉइंट और इस 4 के बीच में कितने अंक हैं? 3, तो 3 0, फिर 4। भैया इस 4 का स्थानीय मान तो ये रहा कि भैया 4 के बाद सीधा ही पॉइंट है, कोई अंक नहीं है, पॉइंट और 4 के बीच में, तो स्थानीय मान 4 का 4 ही आएगा। अब इस 4 का स्थानीय मान, तो पॉइंट और 4 के बीच में 3 अंक है, तो पॉइंट और 4 0 पॉइंट लिख के 3 0 लगा लो, 3 अंक है तो फिर 4। दोनों का योग पूछा है तो 0, अच्छा संख्या कुछ नहीं होती, 0.00 लिख सकते हैं। केवल 4 दिया तो 4.00 लिख सकते हैं, पॉइंट नहीं दिया तो संख्या के अंत में मानते हैं, प्लस 0.0004। आंसर हो जाएगा 4.0004। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये भिन्नों की जोड़ बाकी है, आसान सा सवाल है, इसमें कोई ट्रिक फ्रिक नहीं लगाए, सीधे ही अपना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां बटे में कुछ नहीं, 1 ले लो, यहां बटे में कुछ नहीं, 1 ले लो। अब भिन्न की जोड़ करनी भैया, बटे में कुछ नहीं, यहां 1 ले लिया, यहां 1 ले लिया, इन सब का लसअप कितना आएगा? वही 10,000। 1 का भाग 10,000 में, 10,000 को 100 से गुणा किया तो लाख 10 लाख आ गया। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, प्लस 1 का भाग इसमें 10,000 बार, 10,000 को 20 से किया 2 लाख, सैकड़ा हजार 10,000 लाख, प्लस 100 का भाग इसमें 100 बार, 2 0 2 0 कटेंगे 100 बार, 100 को किया 7 से गुणा 700, 10,000 का भाग इसमें 1 बार, 1 से गुणा किया 8। ठीक है, अब इनको जोड़ दें, 10 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख, 10 लाख प्लस 2 लाख 12 लाख, 12 लाख 708, तो 708 बटा इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख बटे कितना आ जाएगा? 10,000। देखो एक तो तरीका ये है, ठीक है। अच्छा, इसमें ऑप्शन में अपने को क्या दे रखा है बच्चों? 12 लाख
5 इसमें और आ रहा है। अच्छा 5 हमने लिए ही नहीं बेटा, 5 और आ रहा है तो 5 हम लेंगे यहाँ पे। ध्यान दें, ऑप्शन अपना ये यहां तक किया वो बिल्कुल करेक्ट है। 10 का भाग इसमें 1000 जाएगा, 1000 को 5 से गुणा करेंगे तो 5000 आएगा, ठीक है। बाकी वो भाई 10 का भाग 10,000 में 1000 बार, 1000 को 5 से किया 5000, 100 का भाग इसमें 100, 100 को ये किया 7 और इस 10,000 का भाग 10,000 में 1 तो 8, ये आ जाएगा 12,05,708 बटा 10,000। यही आपके ऑप्शन में दिया हुआ है बच्चों कल के पेपर में, ये आपका आंसर हो गया। तो आसान सवाल तो कुछ नहीं है, यहां बटे में कुछ नहीं तो 1 लिया, यहां बटे में कुछ नहीं 1 लिया। भिन्नों की जोड़ हो चाहे बाकी वो क्या करते हैं, हरों का लसब 1 1 10 100, 10,000 का लसब 10,000 ही आएगा। 1 का भाग 10,000 में 10,000, 10,000 को 100 से गुणा किया आया 10 लाख। 1 का भाग 10,000 में 10,000 बार, 10,000 को 20 से किया 2 लाख। अब 10 का भाग इसमें 10,000 में 1,000, 1000 को 5 से किया 5,000। 100 का भाग इसमें 100 बार 10,000 में, 100 को 7 से किया 700। अब 10,000 का भाग 10,000 में 1 बार, 1 को 8 से किया 8, जोड़ दिया 10 लाख 2 लाख 12 लाख, और ये 12 लाख 5,708 हो जाएगा जोड़ने पे बटा 10,000 है। ये आपका आंसर है बेटा, ऑप्शन में दिया। चलिए अगला सवाल। अब प्रश्न में हमें एक चीज दे रखी है और दूसरी चीज एक पूछी है हमें, ठीक है। यहां केवल हमें दशमलव का नॉलेज है कि नहीं ये हमें चेक कराना चाह रहा है। कह रहा है 379 379 इंटू 29 बराबर होता है 10,991। तो 10,991 भाग 0, ये पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, 0.2229 का मान क्या होगा। तो आप पहले यहां देखें, ये भाग ये कह रहा है, हम इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, 279 बराबर क्या, ये 29 गुना में, अगर इस तरफ भाग में लें बटे में, ये कितना हो जाएगा, इसको समझे पहले बेटा। हमें प्रश्न में क्या दिया है, 379 इंटू 29, हमें प्रश्न में क्या दिया है बच्चों, 379 इंटू 29 बराबर ये है। तो भैया 29 गुना में भाग में ले लिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसमें भी 10, ये 10.991 में इसमें ये 29 का भाग देंगे, मतलब 0.29 का। तो हमने ये किया, ये हमें पता है कि 10,991 में 29 का भाग देने पे ये आता है, तो हमें ये ज्ञात करने की जरूरत नहीं। तो हमने ये भाग में इसको बटे में लिख दिया, तो बटा कहो चाहे भाग को, एक ही भाग में इसको बटे में लिख देंगे। 10,991 बटा 0.0029। यहां मैंने क्या किया, 29 गुना में भाग में ले लिया, 379 बराबर 10,991 बटा 29, ये हो गया। अब ये भाग में इसको बटे में लिया, पॉइंट हटा दो भैया, नीचे पॉइंट हटाया, ऊपर एक पॉइंट के बाद 4 अंक है 4 जीरो। अब ऊपर पॉइंट हटाया, नीचे एक पॉइंट के बाद 3 अंक है 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो गए। अब हम जानते हैं 10,991 29 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 779 इंटू ये कितना है 10, ये कितना आ जाएगा 3,790। क्यों, देखो ये भाग में था, इसको बटे में ले लिया, नीचे पॉइंट हटा, ऊपर एक पॉइंट के बाद 4 अंक 4 जीरो, ऊपर पॉइंट हटा, नीचे एक पॉइंट के बाद 3 अंक 3 जीरो, 3 जीरो 3 जीरो चले गए। अब हमें वहां से पता है 10,991 में अगर 29 का भाग देंगे तो 379 आता, लिख दिया, इंटू यहां क्या बचा है 10, गुणा किया 3,790 रुपए। आंसर कितना आ गया बच्चों, 3,700, 4 जीरो यहां 3 जीरो यहां पे, अगर ये कह रहा है ये। आंसर की कल का जो पेपर में आंसर की 379 दिया था वो गलत है, ये आंसर अपना करेक्ट होगा बेटा, ठीक है। इसको करेक्ट कर देंगे, कल का ये सवाल
का आंसर कल जो टेस्ट पेपर में गलत था, ये सही आ जाएगा, क्योंकि हमने देख लिया है कि भैया 29 गुणा में है, इस तरफ आएगा भाग में, तो 10,991 बटा 29 कितना आएगा 379। अब इसको हल करना है तो ये बटे में ले लिया, नीचे पॉइंट है, ऊपर एक पॉइंट के बाद 4 अंक 4 जीरो, ऊपर पॉइंट है, नीचे एक पॉइंट के बाद 3 अंक 3 जीरो, 3 जीरो चले गए। अब 10,991 बटा 29 की जगह कितना ले सकते हैं 379 इंटू 10 है ही है, 10 से गुणा करोगे तो 3,790 आंसर आएगा बेटा, ठीक है, 3,790 आपका आंसर आएगा, ठीक है। कल टेस्ट पेपर में 379 आंसर बता रहा था, वो गलत बता दिया, उसको करेक्ट कर देना, ठीक है, ये ध्यान दें, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं बच्चों अगले सवाल में। अब अगला प्रश्न ये अलग टाइप, आसान है लेकिन इस टाइप का सवाल हम पहली बार कर रहे हैं। चलिए अब ये सवाल है 12, 24 और 30 के समापवर्तों की संख्या। समापवर्तक मतलब है वो संख्याएं जिनका भाग 12 में, 24 में, 30 में जाता है, वैसी कितनी संख्याएं समापवर्तों की। समापवर्तक कौन कौन से ये नहीं पूछा है, हमें पूछा है वो संख्या जो समापवर्तक है उनकी संख्याएं कितनी, मतलब वो संख्याएं जिसका भाग 12, 24, 30 तीनों में जाता हो। तो 12, 24, 30 का समापवर्तक जो है वो कितना हो जाएगा बच्चों, इसमें जिन जिन का भाग जाता हो, तीनों संख्याओं में जिन जिन का भाग जाता हो, तो भैया 1 का भाग तीनों में जाता है, 1 का भाग 12, 24, 30 तीनों में जाता है, 2 का भाग भी तीनों में जाता है, 3 का भाग भी तीनों में जाता है, 4 का भाग भी तीनों में जा रहा है भैया, 1 का भाग जा रहा है तीनों में, 2 का जा रहा है तीनों में, 3 का भाग तीनों में जाता है, 4 का भाग तीनों में जाता है, 5 का नहीं जाता, 6 का भाग तीनों में जाता है भैया। फिर आगे और किसी संख्या का भाग इसमें नहीं जाएगा। देखें आप इसमें 12 में, 24 में, 30 में किन किन का भाग जाएगा बच्चों, 24, 12, 24 और 30 के अपवर्तकों समापवर्तक 1 को हम इसमें नहीं लेते, हमेशा ध्यान दें। 1 क्या है, 1 का भाग सदैव सब में जाता है। तो बाकी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिसका भाग सब में जाता हो, तो वो संख्याएं कौन कौन सी, तीनों में जाता हो। 2 का भाग तीनों में जाएगा, 3 का भाग तीनों में जाएगा, 1 या स्वयं को हम नहीं लेते, ठीक है। तो बाकी संख्याएं कौन कौन सी जिसमें तीनों में भाग जाता हो, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा तीनों में, 6 का जाएगा, और कोई संख्या नहीं है जिसका भाग तीनों में जाएगा। तो ये समापवर्तक इसके कितने हो गए बच्चों, 4। 1 या स्वयं संख्या नहीं लेते हैं, ये याद रखें। ये वे संख्याएं जिनका भाग तीनों में जा रहा है, ये कौन कौन से हैं, 2, 3, 4, 6। तो इसके समापवर्तक कितने हो गए बच्चों, 4। अब एक प्रश्न है, अगला प्रश्न, हैं बेटा, हमने इसमें 4 माना था, 30 में 4 का भाग नहीं जाता है। देखें ध्यान दें बेटा, इसका मतलब 1 को हम लेंगे इसमें, तब फिर 1 को लेना पड़ेगा, क्यों 4 समापवर्तक कह रहा है। तो 12, 24 बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, वेरी गुड। जो समापवर्तक है, जल्दबाजी में हमने 4 लिया वो गलत था, क्योंकि 4 का भाग 30 में नहीं जाएगा। तो 1 लेंगे, 2 लेंगे, 1 को इसका मतलब लेना पड़ेगा, ठीक है। 1 लेंगे, 2 लेंगे, और किसका भाग जाएगा इसमें, 3 का। 4 का भाग देखो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 30 में नहीं जाता 4 का भाग। फिर सीधा कौन सा लेंगे, 6 का भाग जा रहा है। इसके बाद 8 का नहीं जाएगा, फिर 12 का, फिर और किसी का नहीं जाएगा, ये लेंगे बिल्कुल, ये 4 अपवर्तक हो जाएंगे। बिल्कुल सही जवाब है, 4 आ रहा है तो, लेकिन 4 उस 30 में नहीं जाएगा, तो फिर 4 पीछे वाले कौन से बचे, 1, 2, 3, 6 यही होंगे, ठीक है। वेरी गुड बेटा। चलिए आगे ध्यान दें, अगला प्रश्न,
अब ये प्रश्न बताएं, एक बर्तन 3/4 भरा हुआ है, यदि बर्तन को पूरा भरने के लिए 40 लीटर और चाहिए, एक बर्तन 3/4 भरा हुआ है, यदि इस बर्तन को पूरा भरने के लिए 40 लीटर और चाहिए तो बर्तन की क्षमता क्या है? भैया सुनो, बर्तन की क्षमता मान लो x लीटर है, बर्तन की जो क्षमता है वो कितने लीटर है? मान लो x लीटर। तो कह रहा है 3/4 भरा हुआ है, 3/4, 3/4 मतलब 3/4 भाग भरा हुआ है, यदि इस बर्तन को पूरा भरने के लिए 40 लीटर और चाहिए तो 3/4 भरा हुआ है। भरा हुआ कितना है बच्चों? भरा हुआ कितना है? 3/4, 3/4 भाग, तो खाली कितना होगा बच्चों? कुल कितना मानेंगे? 1। कुल हमेशा 1 मानते हैं, इसमें से 3/4 घटाएंगे तो कितना रहेगा? 1/4 भाग, ये खाली है। तो कुल क्षमता हमने मानी है x लीटर, तो खाली कितना होगा? कुल क्षमता x का 1/4 मतलब वो कितना होगा? x/4। अब खाली कितना है? x/4 भाग, वो खाली को भरने के लिए हमें कितने लीटर भरना पड़ेगा? प्रश्न में कह रहा है 40 लीटर, तो x क्या हो जाएगा? 40 × 4, x आ जाएगा 160 लीटर। कई बच्चों ने जवाब दिया, वेरी गुड बच्चों। कितना आ जाएगा? 160 लीटर। ठीक है, चलिए पिछले सवाल में देखो, ये हमने 4 वाली गलती करी थी कि 4 का भाग 30 में, 4 का भाग बिल्कुल 30 में नहीं जा रहा है, तो हम 1 को भी लेंगे। ठीक है, हम लोग बात जल्दबाजी में उसको गलत कर चुके थे। तो 1 जो है 1, 2, 3 और 6, इन 4 को लेना है समापर्त को, हम पिछलों में याद दें। ठीक, ये तो आसान सवाल है। बर्तन की क्षमता पूछी इसको x, तो इसमें भरा हुआ कितना है? कह रहा है 3/4, 3/4, खाली कितना होगा? कुल हमेशा 1 मानते हैं, उसमें से 3/4 घटाया तो आया 1/4 भाग, तो खाली कितना हुआ? x का 1/4 मतलब x/4। तो x/4 भाग को भरने के लिए कह रहा है 40 लीटर चाहिए, मतलब x/4 बराबर 40, x आ गया 40 × 4 160। ठीक है, चलिए कई बच्चों ने जवाब दिया, वेरी गुड बेटा। अब अगला प्रश्न, अब ये कह रहा है 5/7 प्लस 2/4 में क्या जोड़ा जाए कि उत्तर आ जाए 2 से ही 5/84। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दें बेटा, कह रहा है 5/7 प्लस 2/4, इसको मैं काट के क्या लिख सकता हूं? 1/2। भाई 2/4 है, 2 से काटो तो 1/4, इसमें क्या जोड़ें? तो हमने कहा भैया x जोड़े। क्या जोड़ें? तो भाई x जोड़े, मान लो वो संख्या, तो कितना आना चाहिए? 2 सही 5/84 आना चाहिए। इसको मिश्र भिन्न को मैं साधारण भिन्न बदल देता हूं, 84 × 2, 80 दूना 160, 160 × 4 168, 168 और 5 173/84, 173/84 लिख दिया मैंने, 173/84। कह रहा है कि संख्या है 5/7 प्लस 2/4 में क्या जोड़ा जाए? अच्छा, 2/4 को काट के लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखना है तो भी 2/4 लिख दो। दोनों स्थितियों में एक ही है कि भाई 5/7 प्लस 2/4 में क्या जोड़े? हमने कहा भाई प्लस, मान लो कि x जोड़े, आना कितना चाहिए? मिश्र भिन्न साधारण भिन्न बदल दिया, 173/84 आना चाहिए। x का मान निकालना है तो ले जाओ इन दोनों को इधर, तो 173/84, ये 5/7 प्लस का इधर आएगा माइनस का, और ये 2/4 प्लस का वो भी इधर आएगा तो माइनस का। अब इसको हल कर लेते हैं। x बराबर 84, 7 और 4 का लसब कितना आ जाएगा? 84, क्योंकि 84 में 84 का भाग जाता है, 7 का भी जाता है, 4 का भी जाता है। आप लसब निकालना, आप कह रहा आपको आता ही। 84 का भाग 84 में एक बार, 1 को 173 से किया तो 173। अब 7 का भाग इसमें 2, 7 का भाग 8 में गया एक बार, 8 में 7 गया पिछले के 12, 12 7 84 होता ही है बच्चों। तो माइनस का चिन्ह तो माइनस लेंगे, 12 × 5 फिर माइनस है। 4 का भाग इसमें 21 बार, 21 को 2 से गुणा करो, 21 × 2, x कितना आ जाएगा बच्चों? 173 माइनस 12 × 60
माइनस 21 दूना 42 बटे 84। x क्या हो जाएगा बच्चों 173। अब 60 माइनस का 42 माइनस का, तो माइनस का कितना हो जाएगा 102 बटे 84। x कितना हो जाएगा बच्चों 173 में से 102 घटाया, यह आ जाएगा 71 बटे 84। ये कितना आ जाएगा आंसर बच्चों 71 बटे 84। ठीक है, अब इससे आगे कटेगा क्या ये? नहीं, क्योंकि 71 किसी भी संख्या के पाड़े में आता है क्या बच्चों? नहीं, 71 अभाज्य संख्या, ये किसी के पाड़े में नहीं आता है। तो आंसर 71 बटे 84 होगा। आसान सवाल है, केवल इसमें भिन्नों की हमें जोड़ बाकी करनी थी भैया। बिल्कुल सही जवाब, कई बच्चों ने आंसर दिया है 71 बटा 84। बिल्कुल, देखो इसमें जोड़ करनी थी, केवल जोड़ बाकी। कह रहा है ये प्लस ये, मैं क्या जोड़े? हमने कहा भैया एक्स जोड़े, जो चीज पूछी जाती है उसको एक्स मान लेते हैं। क्या जोड़े? एक्स जोड़े। कितना आना चाहिए? मिश्र भिन्न साधारण भिन्न दिए। अब उधर दोनों वो प्लस की इधर लाए माइनस का, भिन्नों की जोड़ बाकी हमें आती है बेटा। हरों का लसब ले लिया, 84 आएगा, 84 7 4 का लसब, और प्रत्येक हर का भाग देके इसको हल कर दिया, हमारे पास एक्स का मान आ गया बच्चों। अभी अगला प्रश्न ये है, इसको समझिएगा, थोड़ा बड़ा सवाल हो जाएगा। ये है इसमें भिन्नों की जोड़ बाकी, नया कुछ नहीं है, लेकिन इसमें सबसे पहले किसको हल करते हैं? रेखा बंधनी को। अगर रेखा बंधनी दी है तो सबसे पहले रेखा बंधनी, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मंझला कोष्ठक, फिर हम लोग बड़े कोष्ठक को हल करते हैं। सबसे पहले रेखा बंधनी, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मंझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। लेकिन हम देख रहे हैं इसमें रेखा बंधनी अपने दी हुई नहीं है, तो सबसे पहले कहां से हल करेंगे बेटा? छोटा कोष्ठक हल कर लेते हैं। 2 माइनस 1 बटा 2, छोटे कोष्ठक को मैं यहां हल कर लेता हूं। 2 के बटे में कुछ नहीं तो 1 और 2 का लसब 2, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 2 से किया 4, माइनस 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 1 से किया 1, उत्तर आ गया 3 बटे 2। सबसे पहले छोटा कोष्ठक हल करते हैं। ये 3 बटा 2 यहां लिख दिया तो 13 सही। ये भी मिश्र भिन्न है, इसको साधारण भिन्न बदल दो। 13 दूना 26 और 1 27 बटे 2 माइनस 4 दूनी 8 और 1 9 बटा 2 माइनस 3 माइनस। अब ये 3 बटा 2 जो है अंदर प्लस का है। भैया हमने क्या किया? सबसे पहले रेखा बंधनी है नहीं तो रेखा बंधनी हल करते। सबसे पहले छोटा कोष्ठक है, छोटे कोष्ठक अंदर क्या 2 माइनस 1 बटा 2, 2 माइनस 1 बटा 2 का हल किया 3 बटा 2 आया, छोटा कोष्ठक अंदर लिख दिया 3 बटा 2। अब 3 बटा 2 का चिन्ह नहीं दिया, अंदर प्लस का है, बाहर माइनस, प्लस माइनस गुणा होगा तो क्या होगा बच्चों? माइनस। तो बाकी वैसा वैसा आ जाएगा 27 बटे 2 माइनस 9 बटे 2 माइनस 3 माइनस ये कितना हो जाएगा? 3 बटे 2। छोटा कोष्ठक गायब हो जाएगा। भाई 3 बटा 2 प्लस का है, बाहर माइनस है, प्लस माइनस गुणा होगा तो 3 बटा 2 माइनस का आ गया। अब हम किसको हल करेंगे? मंझला कोष्ठक को। मंझला कोष्ठक क्या है? 3 माइनस 3 बटा 2, बटे में कुछ नहीं तो 1 और 2 का लसब 2, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 3 से किया 6 माइनस 2 का भाग 2 में 1 बार, 2 को 1 से अपना 2 को 3 से किया 3, ये आ गया 3 बटे 2। कितना आ गया बच्चों? 3 बटा 2। मैं ये सीधा यहां लिख सकता हूं बेटा, ये कितना हो गया? 27 बटे 2 माइनस 9 बटे 2 माइनस, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं मंझले कोष्ठक में 3 बटा 2। अब आप यहां देख सकते हैं ये 3 बटा 2 मंझला कोष्ठक में प्लस का, बाहर माइनस है, प्लस माइनस चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। 27 बटे 2 माइनस 9 बटे 2 प्लस माइनस गुणा माइनस का 3 बटे 2। ठीक है, तो ये क्या आ गया बच्चों आपके? 27 बटे 2 माइनस, इसको हम लोग हल कर देंगे सीधा। 9 बटे 2 माइनस 3 बटा 2 है, लसब कितना आएगा? 2, 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 9 से किया 9 माइनस 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को किया ये 3, ये आ गया 27 बटे 2 माइनस 9 में से 6 गया, 9 में से 3 गया, सॉरी 6 बटे 2, मतलब कितना आया? 27 बटे 2 माइनस 3, 6 में 2 का भाग दिया 3, अब 3 प्लस का अंदर, बाहर माइनस है, प्लस माइनस, माइनस का 3 बटे में कुछ नहीं तो 1 लिया बच्चों,
बटे में कुछ नहीं है तो कितना लिया 1। अब इसको हल कर लेते हैं। 1 और 2 का लसब 2, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 27 से किया 27 माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 3 से किया 6, 27 में से 6 गया 21/2, ये आया 11 सही 1/2 या हाँ 11 सही 1/2 ही मान लें या 11.5 जो भी, ठीक है ना। 2 का 10 सही 1/2 सॉरी, क्योंकि 2 का भाग इसमें 10 बार जाएगा, 2 × 10 20, 10 सही 1/2, ठीक है, 10 सही 1/2, ये आपका इसमें आंसर आ जाएगा बच्चों। मैं एक बार फिर बता देता हूं सवालों को। ये सवाल आसान है, इसमें भिन्नों की जोड़ बाकी के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन हम सबसे पहले किसको हल करेंगे, छोटा कोष्टक 2 - 1/2 को हल कर लिया, 3/2 आया, इसकी जगह 3/2 लिख दिया। अब ये 3/2 प्लस का है, बार माइनस है, प्लस माइनस गुणा हुआ माइनस का 3/2, फिर 3 - 3/2 को लेकर हल कर दिया, आया 3/2, इसकी जगह 3/2 लिख दिया। ये 3/2 प्लस का बार माइनस, प्लस माइनस गुणा किया माइनस का 3/2। अब इसको हल कर लिया, लसब 2 लेके हल किया, 6/2 आया, 6/2 मतलब 3। अब 3 प्लस का बार माइनस, प्लस माइनस तो माइनस का 3। अब 27/2 माइनस 3 है, बटे में कुछ नहीं 1, 1 और 2 का लसब 2 और इसको हल किया तो आया 21/2, 21/2 मतलब 10 सही 1/2, ठीक है। तो ये ध्यान दें, सबसे पहले अगर रेखाबंदी दी होती तो रेखाबंदी को हल करते, रेखाबंदी दी तो सबसे पहले छोटे कोष्टक हल करेंगे, फिर मंझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, ये ध्यान दें इसमें। और चिन्ह का विशेष ध्यान दें, अगर असमान चिन्ह है गुणा भाग में, अगर असमान चिन्ह है गुणा भाग में तब चिन्ह किसका आता है, माइनस का, और समान चिन्ह है तो चिन्ह किसका आता है बच्चों, प्लस का। अब प्रश्न है भैया अगला, कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 50%, किसका वेतन, ए का कह रहा है, ए का वेतन, पहले नाम ए का दिया है, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, ठीक है ना, बी के वेतन से 50% अधिक है, ठीक है ना। यदि ए का वेतन 30 रुपए है, ए का वेतन कितना है 30 रुपए, तो बी का वेतन बताएं, ठीक है। बी का वेतन पूछा है बच्चों, जो चीज पूछी जाती है उसको हम एक्स मान लेते हैं। बी का वेतन पूछा है, हमने माना भाई x रुपया। किसका वेतन हमें पूछा है बच्चों, बी का। जो चीज हमें पूछी जाती है बच्चों उसको हम लोग क्या मानते हैं, x। कह रहा बी का वेतन बताइए, तो हमने कहा बी का वेतन बराबर कितने रुपए है, x रुपए। तो जो ए का वेतन है, ए का वेतन वो बराबर दिया हुआ क्या बच्चों, बी का वेतन जो है बी के वेतन से 50% अधिक है ए का वेतन। तो भैया ए का वेतन दिया हुआ कितने रुपए है, यहां पे 30 रुपए, बराबर वो क्या होगा, बी का वेतन कितना है x, तो वो बी के वेतन से 50% अधिक है, मतलब जो x जो बी का वेतन है उससे जो ये ए का वेतन है वो बी का वेतन जो x है उससे 50% अधिक है। अधिक मतलब x प्लस x का 50% इसमें जोड़ देंगे। अगर कहता 50% कम है तो x का 50% इसमें से घटा देते। इस बात को समझें, ए का वेतन क्या कह रहा है, हमने बी का वेतन पूछा उसको x मान लिया, ए का वेतन के बारे में कह रहा है वो बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन x है, ठीक है बेटा। तो ए का वेतन जो है बी के वेतन से 50% अधिक, बी का वेतन x उससे 50% अधिक कह रहा है, तो x × 50/100 50% इसमें जोड़ देंगे बेटा। अब बच्चों देखो आप, ये क्या हो जाएगा 30 बराबर x प्लस, ये 50 से काट दिया, 50 से कम 50, 50 दूना 100, ये आ गया x/2। तो ये क्या हो गया बच्चों 30 बराबर x प्लस, तो x/2 इसको हल कर लेते, बटे में कुछ नहीं, देख 30 बराबर 1 और 2 का लसब कितना आया 2, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को x से किया 2x प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को x से किया x, 30 बराबर 2x और x 3x/2, ले जाओ उस तरफ 30, ये भाग में 2 गुणा में चला गया, 3 गुणा में भाग में आ गया बराबर x, 3 से 30 काटा 10। x जो है बी का वेतन
वो हमने एक ज्ञात करना था, उसको x माना, वो कितने रुपए आ जाएगा बच्चों अपने 20 रुपए। बी का वेतन कितने रुपए आ जाएगा बच्चों 20 रुपए। ठीक है, बी का वेतन कितना आएगा बच्चों 20 रुपए। ठीक है, पहले जिसका नाम दे रखा उसी की चर्चा चलती। कह रहा ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो अधिक कौन है ए। अब बी का वेतन पूछा, बी के वेतन का x मान लिया, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो ए का वेतन दिया हुआ 30 बराबर क्या लिख देंगे, बी का वेतन x माना, उससे 50% अधिक, तो x प्लस x इंटू 50/100, 50 से काटा 1/2, 30 बराबर x प्लस x/2। या x के बटे में कुछ नहीं, एक हल किया, 30 बराबर 3x/2 ले गए उधर, x आ गया 20 रुपए। ठीक है बेटा, जो सवाल मान लो नहीं हो पाए थे आपसे, वो चिंता नहीं करनी, उनको एक बार घर पे दोबारा हल कर लें बेटा। ठीक है, ये चीज है। अगर आप दिन में 2 सवाल भी आप सीखते हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है बच्चों, हाँ बिल्कुल, एक जसोल सिंह भाटी कह रहे हैं कि ए को 100 मान लो, बी को 100 मान लो, ए को 150 मान लो। बिल्कुल आप वैसा भी कर सकते हैं बेटा, वेरी गुड। ठीक है, चलिए अब हम आगे हल करते हैं बेटा इसको। एक कार को 45 रुपए में बेचने पर, यह बिल्कुल आसान सवाल दे दिया, 10% की हानि होती है, तो कार का क्रय मूल्य, भैया हमें विक्रय मूल्य दे दिया इसमें 45,000 रुपए, हानि प्रतिशत दे दी हमें 10%, क्रय मूल्य देता है तो हम सदैव क्या ज्ञात करते हैं, विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य देते हैं तो हम क्या ज्ञात करते हैं, क्रय मूल्य। सीधा क्रय मूल्य पूछा इसका, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है बच्चों, विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा लाभ हो तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत, हानि है तो 100 माइनस हानि प्रतिशत। सूत्र ये आसान से याद होने चाहिए आपको, विक्रय मूल्य 45,000 इंटू 100 बटा 100 माइनस 10, 45,000 इंटू 100 बटे 90, 0 0 गया, 9 का भाग 45 में 5 बार, 2 0 500, 500 इंटू 100, कार का क्रय मूल्य कितना है 50,000। ये तो आसान सवाल था। ठीक है, कई बच्चों ने आंसर दिया भी है, बहुत बढ़िया बेटा। ध्यान दें, जो सवाल आपसे नहीं हो पाए मान लो, तो उनको एक बार घर पे दोबारा हल करें बेटा। ठीक है, अब ये सवाल आसान है, लेकिन इस सवाल में एक चीज थोड़ी सी घुमा ली है। 200 रुपए 200 दे दिया, 5 रुपए प्रति तिमाही की दर से 1.5 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है। यहां तिमाही का मतलब ऐसा नहीं मानना है कि वो, तिमाही का मतलब यहां ये नहीं मानना है कि ये हर 3 महीने से ब्याज की गणना कर रहा है, नहीं। 5 रुपए तिमाही का है, मतलब 3-3 महीने का, तो साल का कितना होगा, क्योंकि 3-3 महीने के टुकड़े कितने आते हैं साल में, 4 बार हम 3 का भाग देते हैं, 4 आते हैं, 3-3 महीने के टुकड़े कितने होते हैं 4, 5 इंटू 4, दर कितना परसेंट हो गई 20%। मूलधन अपने कितना है भैया 200, मूलधन प्रश्न में 200 दिया हुआ है, दर जो है वार्षिक नहीं दी है, दर कह रहा है 3 महीने के 5 रुपए, तो साल में 3-3 महीने के टुकड़े कितना आएंगे 4, तो साल की दर कितनी होगी 5 इंटू 4, 20%। समय 1.5 वर्ष है बच्चों, 1 से 1/2, इसको मिश्र बिन को साधारण बिन में 2 इंटू 1, 2 और 1 3, 3/2 वर्ष। हम सूत्र में रख लेंगे, साधारण ब्याज क्या होता है बच्चों, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, मूलधन 200 इंटू दर 20 इंटू समय 3/2, बटे में 100 है, ये 100 और 2 के बीच गुणा का कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा कर लेंगे। यहां हम अर्धवार्षिक या तिमाही नहीं मानना है कि दर को 4 गुना कर दिया, समय को ये करना नहीं। हमें यहां कई प्रश्न में थोड़ी दिया है यदि ब्याज की गणना त्रैमासिक हो, यदि ब्याज की गणना 3 महीने से हो, नहीं, केवल दर दी हमें ये 3 महीने के हिसाब से, तो साल की दर ले ली 5 इंटू 4, क्योंकि एक साल में 3-3 महीने के 4 टुकड़े होते हैं, तो दर हो गई 20%। बाकी तरीका वही है बच्चों, समझ आ रही बात, ये बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है। 2 0 से 2 0 गए, 2 से 2 काट दिया, ब्याज आपका कितना रुपए आ गया भैया इसमें 60 रुपया। ठीक है, ब्याज इसमें कितने रुपए आ गया बच्चों 60 रुपए।
यहां त्रैमासिक वगैरह नहीं मानना है, ये कंफ्यूजन नहीं लाना है। तिमाही दे दिया, केवल दर तिमाही दी है। 3 महीने के 5 रुपए, तो 12 महीने कितने बढ़ेंगे? 5 × 4 20 रुपए, क्योंकि 3 महीने के टुकड़े कितना आएंगे साल में? 4, तो 5 × 4 20 रुपए लेंगे। ऐसा नहीं, समय को भी आप कर दो। वो जो तरीका मैंने बताया था कि यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक या 6 माही होती है तो हम दर को क्या करते हैं? आधा, और समय को क्या करते हैं? दुगुना। दर को आधा करते हैं, समय को दुगना। उसी प्रकार जो त्रैमासिक, प्रश्न में लिखा होगा साहब, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक या 6 माही हो, साथ में लिखा हो यदि ब्याज की गणना त्रैमासिक हो, तो हम दर को 4, अपना दर का 1/4 कर लेते हैं और समय 4 गुना ज्यादा लेते हैं। उससे ये अलग है। इसमें केवल ये था मूलधन 200 दिया हुआ है, दर वार्षिक नहीं थी। दर हमें तिमाही दे रखी थी। 3 महीने के 5 रुपए, 12 महीने के भैया 3 महीने के 4 टुकड़े आते हैं, 12 महीने के 5 चौक 20। ये पॉइंट ध्यान दें। बाकी मिश्र भी ने साधारण में बदल दिया, 2 × 1 2, 2 और 1 3/2, मूलधन 200, दर 20, समय 3/2, 3 ऊपर 2 नीचे आ गया, 100 बटे में होता है 100 और 200 बीच चिन्ह नहीं चिन्ह, गुणाकार काट के हल किया, 60 रुपए आ गया। ठीक है, ये ध्यान दें। अब अगला प्रश्न, ये आसान सवाल है, सूत्र याद होना चाहिए, है इंपॉर्टेंट। लेकिन कमरे की चारों दीवारों का, कमरे की जो 4 दीवार होती बच्चों, कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र क्या होता है बच्चों? 2 × ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। याद रखें, कमरे की जो 4 दीवारी है, इसमें कई बार ये सवाल जो है ये सूत्र काम में आता है। कहां पे भैया? ये सवाल है जैसे इसमें काम आएगा, लेकिन सामान्यतः ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि कमरे के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये है, कमरे की चारों दीवारों पर रंग रोगन का खर्चा ज्ञात कीजिए। तो इस सूत्र में सीधा रख के क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। फिर आगे कई बार ये भी दे देता है हमें बच्चों कि 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा, तो इंटू क्षेत्रफल निकाल के इंटू 20, 10 है तो इंटू 10 हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको करते हैं भैया। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल था 2 × ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। क्षेत्रफल दे रखा 81 लिख दिया, बराबर 2 का 2 इंटू लंबाई हमें ज्ञात करनी है, पूछा है। ठीक है, ऊंचाई कितनी दी है? 3 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर। ऊंचाई 3 का 3 लिख दिया। देखो आप 3 मीटर ऊंचा कह रहा है, ऊंचाई की जगह 3 लिख दिया। लंबाई ज्ञात करनी, x मान लिया, प्लस चौड़ाई हमें कितनी दे दी? 6 लिख दिया। हमने कुछ नहीं किया, सीधा सूत्र, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 × ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। क्षेत्रफल लिख दिया, 81 लिख दिया। 2 का 2, ऊंचाई की जगह 3, कोष्टक लंबाई ज्ञात करनी x, चौड़ाई की जगह 6। 81 बराबर 3 × 2 × 3 कितना हो गया? 6। कोष्टक कितना हुआ? x प्लस 6। अब इसको हल कर लेते हैं भैया। 81 बराबर 6 को गुणा करो अंदर, 6x प्लस 36, दोनों से गुणा होगा भैया। अब 36 प्लस का उधर जाएगा माइनस का, 81 माइनस 36 बराबर 6x। अब इसमें से ये घटा दो भैया, आपके 80 में से 35 गया, 45 बराबर 6x। ठीक है, 6 गुणा में है, भाग में आया, 45 बटे 6 बराबर x। 3 से काटा, 15/2 बराबर x। तो 7.5 या 7.5 मीटर जो है, 7.5 या 7.5 जो है, इसकी क्या आ जाएगी बच्चों? आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। 7 से 1/2 या 7.5, ये समझ में आ गया होगा। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमें दिया 2 × ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। भैया सीधा जो मान दे रखा वो लिख दिया, क्षेत्रफल 81 लिख दिया, 2 का 2, ऊंचाई 3 दिया, 3 लंबाई ज्ञात करनी, x मान लिया, चौड़ाई 6 दिया, 6। 81 बराबर 3 दूना 6 कोष्टक x प्लस 6, 6 को गुणा किया, 6x प्लस 36, 36 प्लस का उधर गया माइनस का, 45 बराबर 6 गुणा भाग में या काटा पीटा 7.5। ठीक है, सूत्र याद जरूर होने चाहिए। मैं आप लोगों से रोज गुजारिश करता हूं, रोज रिक्वेस्ट करता हूं, बेटा सूत्र जरूर याद करें।
सूत्र टेलीग्राम चैनल पे दिए हुए हैं, अभी भी याद नहीं किए तो उन फॉर्मूलों को, सूत्रों को याद करें, तभी बीजगणित, त्रिकोणमिति, क्षेत्रफल, आयतन, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, ये सब सवाल कर पाएंगे। अंकित मूल्य वगैरह वाले सूत्रों के बिना नहीं होंगे। सूत्र ट्रिक जो भी बता रहे हैं उनको रटें। कह रहा एक हौद है, हौद का आयतन है 75,000 लीटर। हौद का आयतन कितना है बच्चों? 75,000 लीटर। यदि उसकी लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर है तो ऊंचाई क्या होगी ये बताएं। तो भैया इस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी, मतलब हौद का जो आकृति है ये किस आकार की है बच्चों? ये घनाभ के आकार की है। किस आकार की है बच्चों? घनाभ के आकार की। ठीक है ना, ये किस आकार की है बच्चों? घनाभ के आकार की। ठीक है, अब इसको करें बेटा। तो देखें घनाभ का जो आयतन है, घनाभ, इसमें एक पॉइंट जो समझा रहा हूं वो अच्छा है बेटा। घनाभ का जो आयतन होता है बच्चों, उसका सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। हम सभी जानते हैं घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई हमें दे रखा है 75,000 लीटर। अब इसमें एक चीज आप लोग ध्यान दें बेटा, 75,000 हमें कितना दे रखा है? लीटर दे रखा है। 75,000 लीटर हमें दे रखा है। ठीक है, हमें घनाभ का आयतन दे रखा 75,000 लीटर। यदि उसकी लंबाई 15 मीटर है और चौड़ाई 10 मीटर है, चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। अब यहां एक चीज समझने वाली बेटा, एक जो आयतन है वो हमें दे रखा है लीटर में, लेकिन लंबाई चौड़ाई हमें किस में दे रखी है बच्चों? मीटर के अंदर। लंबाई चौड़ाई हमें किस में दे रखी है बच्चों? मीटर में। ठीक है ना, तो 75,000 लीटर है। तो यहां आप क्या करेंगे बेटा? लंबाई तो हमें दे रखी 15, चौड़ाई दे रखी 10, ऊंचाई ज्ञात करनी, उसको x मान लिया। ठीक है, अब हमें आयतन दे रखा 75,000 लीटर। अब मुझे बताएं 1 लीटर बराबर कितने मीटर होता है बच्चों? 1000 मीटर क्यूब। ठीक है ना, ये चीज है 1000 मीटर क्यूब। तो इसको हमें मीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा, तो 1000 का भाग देना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा बच्चों? 75। यहां 75,000 लीटर हम लोग नहीं ले सकते बेटा। कारण क्या है? अगर हमने 75,000 लीटर लिया बच्चों, कितना लिया? 75,000 लीटर, तो ये लीटर में है, ये मीटर में हो जाएगा। देखो ये लीटर है और ये मीटर है, तो ये इसमें गड़बड़ होगी। तो हम इसमें 75,000 जो है लीटर, इसमें हम, आप एक चीज ध्यान दें, 1000 का हमें भाग देना पड़ेगा, तभी ये किस में आएगा? मीटर क्यूब में। 75,000 मीटर क्यूब में आ जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान दें, क्योंकि ये 75,000 हम सीधा नहीं रख सकते बेटा, इसमें ध्यान दें। कारण क्या है? ये मीटर में और वो लीटर में है, तो इसको मीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा। तब अब ये बुझाएं, ये भी मीटर में, तो ये 1000 का भाग दिया, इधर कितना रह गया? 75 बराबर, ये हो गया 150 इंटू एक्स। अब 150 गुणा में भाग में चला गया, 75 बटे 150 बराबर एक्स। 75 से काटा 1/2 या 0.5, जो भी कह दो वो आंसर। और ये किस में आ जाएगा? मीटर में। यहां ये ध्यान देना, लीटर को अगर हमें मीटर क्यूब में बदलना है तो किसका भाग देंगे बेटा? 1000 में। तो यहां 75,000 लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, यहां 75 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये लीटर में है और ये भुजाएं मीटर में दे रखी है बच्चों। तो अलग अलग इकाई नहीं ले सकते कि ये लीटर में ये मीटर में, वो गड़बड़ होगी। तो इसको मीटर क्यूब में बदलने के लिए 1000 का भाग दिया, तो यहां 75 मीटर क्यूब लेंगे, क्योंकि ये भुजाएं मीटर में। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान दें। तो उत्तर कितना आ जाएगा बच्चों? 1/2 मीटर या 0.5 मीटर। ठीक है भैया, ये जरूर ध्यान दें। अगर आप सीधा 75,000 रखेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा।
क्योंकि इकाई अलग अलग हम लोग नहीं ले सकते। तो ये सवाल आसान था, लेकिन ये इसमें थोड़ी ये ट्रिक थी। अब अगला प्रश्न भैया, श्याम ने, ये तो आसान सवाल है, समय गिनना है, 13 मई 1988 को श्याम ने 13 मई 1988 को प्रातः 11:25 पर रेलगाड़ी से यात्रा की। ये तो बिल्कुल आसान सवाल है। 13 मई को 11:25 पे यात्रा शुरू करी भैया, प्रातः, सुबह सुबह, ठीक है, प्रातः है मतलब एएम पे यात्रा शुरू करी, और खत्म कब करी? 15 मई को प्रातः 9 बजे, सुबह 9 बजे। तो यात्रा की अवधि कितनी थी? तो आप देखें 13 तारीख से 14 तारीख की सुबह प्रातः वही 11:25 तक कितने घंटे हो गए बच्चों? 24 घंटे। ये तो सीधा सीधा हो गया बच्चों। फिर सुबह 11:25 से प्रातः 9 बजे तक वापिस यात्रा करी। सुबह 11:25 से लेके सुबह 9 बजे तक वापिस इन्होंने यात्रा करी। तो वो कितने घंटे होंगे बच्चों? भाई वापिस 24 घंटे कब होते? 11:25 से वापिस 11:25 पे 24 घंटे होते हैं बच्चों। 11:25 को रवाना हुए, वापिस 15 तारीख को 11:25 तक चलते तो 24 घंटे होते, लेकिन सुबह 9 बजे पहुंच रहे हैं। तो ये टाइम कितना हुआ बच्चों कि ये कितने घंटे पहले पहुंच गए? 9 बजे पहुंच गए, मतलब 11:25 - 9, ये कितने घंटे पहले पहुंच गए? 2 घंटे 25 मिनट पहले पहुंच गए भैया, ठीक है ना। इसका मतलब 24 घंटे से इन्होंने कितना समय कम लिया कि 24 - 2.25, 2 घंटे 25 मिनट, तो ये आएगा 21.35 मिनट। तो इसका जो समय है वो आया 21.35, 21 घंटे 35 मिनट, ठीक है भाई। अगर सुबह 11:25 पे रवाना हुआ है बंदा, वो अगर वापिस 15 तारीख को 11:25 पे पहुंचता तो हम कहते हैं 24 घंटे ले रहा भैया, लेकिन वो तो 9 बजे पहुंच रहा है, तो कितना कम ले रहा है समय? 24 घंटे से 11:25 - 9, 2 घंटे 25 मिनट, 24 घंटे से पहले पहुंच रहा है, तो 24 - 2.25, तो 21। ये तो टोटल समय कितना हो गया बच्चों आपके? जो आपका कुल समय है वो इन दोनों को जोड़ लोगे, 24 घंटे 0 मिनट, मतलब 24 + 21 घंटे 35 मिनट। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? 24 और 21, 45 घंटे, 00 और 35 को जोड़ा तो 35 मिनट। इसमें कोई सूत्र वगैरह नहीं, व्यवहारिक आप गिन के काउंट कर सकते हैं। आंसर कितना आएगा बच्चों? भाई देखो 13 तारीख से 14 तारीख तक सुबह 11:25 से वापिस 14 तारीख 11:25 तक 24 घंटे दिए हो गए। अब 11:25 से वापिस 15 के 11:25 तक होते तो 24 घंटे होते, लेकिन 9 बजे पहुंच गए, तो कितने बजे पहले पहुंचे? 11:25 में 9, मतलब 2 घंटे 25 मिनट पहले पहुंचे 24 घंटे से। तो 24 में से ये घटाए 21 घंटे 35 मिनट लगा, तो कुल समय 24 घंटे 0 मिनट प्लस 21 घंटे 35 मिनट, टोटल लगा 45 घंटे 35 मिनट, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल, निम्न में से लीप वर्ष कौन सा है? देखें बेटा, ये हम सभी जानते हैं, अलग टाइप का है लेकिन आसान है। सामान्य वर्ष जो है फरवरी, देखो यूं तो 28 दिन की होती है, लेकिन हर 4 साल में कितने दिन की होती है बच्चों? 29 दिन की। कारण क्या है? वास्तव में जो पृथ्वी के चारों, जो पृथ्वी है सूर्य के चारों 365 दिन में चक्कर नहीं लगाती, 365 दिन में चक्कर लगाती, 365 से 1/4, तो वो जो 1/4 दिन बढ़ता है हर साल, तो वो 4 1/4 1/4 1/4 1/4 मिलके 4 साल में वो पूरा एक दिन बन जाता है। तो सामान्य वर्ष में हम 365 दिन मानते हैं। ये 4 से अभाज्य होता है, 4 से भाज्य नहीं होता है। कोई भी सन आपको दे दें और पूछे कि सामान्य वर्ष है कि नहीं, तो कैसे हम पता करेंगे बच्चों कि भैया वो 4 से भाज्य नहीं होगा। और लीप वर्ष जो है
इसमें दिन कितने होते हैं? 366 दिन। क्यों? क्योंकि इसमें फरवरी हम कितने की लेते हैं? 29 की। ये 4 से भाज्य होता है। तो कहने का मतलब लीप वर्ष कौन सा होता है? इसमें फरवरी 29 की होती है। कौन सा लीप वर्ष होता है? जिसमें 4 का भाग, जिसमें दिन 366 होते हैं। निम्न में से लीप वर्ष कौन सा है? तो बेटा वो इसमें भाग जाएगा नहीं 4 का, इसमें भी जाएगा नहीं। अब इसमें अगर आप 4 का भाग देते हो, निम्न में से कौन लीप वर्ष है? इसमें भाग देंगे 750/2, फिर जाएगा ये भाग, तो इसमें भी जा रहा है, लेकिन आपका ये आंसर आप मान लो आप, ठीक है। हालांकि इसमें भी भाग आपके जा रहा है। 1500 में 4 का भाग दिया जा रहा है क्या? 4 का भाग जा तो रहा है, 3 ये जा रहा है, ठीक है ना। हालांकि देखो 1500 में भी 4 का भाग जा रहा है, क्योंकि 1500/4 करोगे तो 750/2, फिर इसमें 2 का भाग दोगे बच्चों तो ये 375 आ जाएगा। तो ये तो भाग इसमें जा रहा है, ठीक है ना। तो निम्न में से कौन सा वर्ष है? तो भैया ये सवाल में ये भी आपका करेक्ट हो सकता था, ठीक है ना। सवाल में टेक्निकली ऑप्शन गलत आ गया है, क्योंकि लीप वर्ष कौन सा होता है? जिसमें 4 का भाग जाता है। इन दोनों में तो नहीं जाता, हमें पता चले, हमने भाग देके देख लिया। इसमें भाग जाता है और 1500 में भी भैया 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो लीप वर्ष दोनों है। हां, एक चीज और है, लीप शताब्दी कहता है, उसमें किसका भाग जाना चाहिए बच्चों? 4 का, 400 का। लीप शताब्दी कहता तो ये ज्यादा करेक्ट होता, लेकिन तो ये ऑप्शन गलत आ गया, ठीक है ना। तो वो उसमें 1575 या कुछ होता ना, जिससे 4 का भाग उसमें नहीं जाता। मान लो यहां 1575 होना चाहिए था, या ऐसा कुछ संख्या जिसमें 4 का भाग नहीं जाए तो होता। तो वो इसमें दोनों में भाग जा रहा है भैया, दोनों ये करेक्ट ही आंसर है। हाँ, लीप शताब्दी पूछता है तो किसका भाग जाना चाहिए? 400। तो लीप शताब्दी में इन चारों में से ये ऑप्शन करेक्ट है। लीप वर्ष में तो वो दोनों ही है भैया, है ना, ये ध्यान दें। चलिए अब हम आगे चलते हैं बच्चों। दिशा दूरी का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। सबसे पहले दिशा सूचक बना दिया, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, ये चल गया अभी उत्तर। फिर बाएं मुड़कर, ये 25 चला है, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चला, यहां आ गया और ओ बिंदु पर पहुंच जाता है, ये बिंदु ओ है। फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब यहां से दाएं कौन सा होगा भैया? ऊपर, ये बिंदु ओ है। यहां से कितना चला? 5, ये 5 लिख दिया। उसके बाद वह पूर्व दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। पूर्व दिशा कौन सी? इधर वाली, 5 चलेगा तो ये वापिस, ये 5 है, ये यहां आएगा, दिया 5 ये आएगा तो ये यहीं पे आ जाएगा, इसी रेखा पे, ठीक है। वापस आरंभिक बिंदु की यात्रा करने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो 25 तो ये है भैया, और 5 ये, तो ये भी 5, तो टोटल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? 25 + 5 30 किलोमीटर की, ठीक है। तो आसान सवाल था। यहां से आरंभिक बिंदु, यहां से 25 उत्तर में चला, उत्तर में, फिर बाएं मुड़ा, लेफ्ट हैंड साइड, दावे हाथ, 5 तो 5, फिर यहां से दाया, उस व्यक्ति के खुद को मानना, 5 तो ऊपर, फिर पूर्व दिशा में, पूर्व इधर ही, इधर 5। अब ये नीचे 5 है, ऊपर ही 5 है, ये पॉइंट इसी रेखा पे आ जाएगा बिंदु। यहां से आरंभिक स्थान की दूरी 25 से 5 30 हो गया। अगला प्रश्न, ये अलग टाइप का सवाल है, लेकिन है अच्छा सवाल, इनको समझें बेटा। कल भी इस जो सवाल था, कल हमने क्या किया था उसमें कि भैया जो वर्ण था, वर्ण से संबंधित जो उल्टा वर्ण लेके उसकी जो संख्या आती है वो हम लोग ले रहे थे। ये कह रहा है काजल, काजल को लिखा है बच्चों 16x 15x और 17। तो भैया हम सबसे पहले लिख देते हैं k का मतलब कितना होता है भैया? 11। a का मतलब 1 होता है। a को 1 भी कह सकते हैं, 27 भी कह सकते हैं। a को याद रखें,
ए को हम क्या कह सकते हैं, 1 भी और 27 भी, क्योंकि जेड तक होता है 26, 26 के बाद हम लोग बच्चों वापिस आगे बढ़ेंगे तो वो 27 होगा कि नहीं होगा भैया, तो 27 है तो मतलब वापिस ए, 28 मतलब बी, 29 मतलब सी, जे मतलब 10, अब ए मतलब वही 1 कह दो चाहे 27 कह दो, एक ही बात है आवश्यकता अनुसार। एल मतलब 12। अब आप लोग ध्यान दें, 11 से 16 हुआ, कितना जुड़ा, 5। या अब अच्छा, x मतलब कितना होता है बच्चों, ये भी हम देख लेते हैं। x कितना होता है, 24, x भी ये कितना है, 24। यहां देखें 27 से 24 हुआ तो कितना घटा, 3। 10 से 15 हुआ, कितना जुड़ा, 5। 27 से 24 3 घटा, 12 से 17 हुआ, 5 जुड़ा, तो जुड़ कितना रहा भैया संख्याओं में, 5 5। एक बार 5 जोड़ रहा है, एक बार 3 घटा रहा है, एक बार 5 जोड़ रहा है, एक बार 3 घटा रहा है, एक बार 5 जोड़ रहा है। 3 जिसमें घटा रहा है उससे संबंधित संख्या नहीं लिख रहा है, वर्ण लिख रहा है। अच्छा सवाल है भैया, तो इसको मैं लिख देता हूं, देखो मोनल, MONAL। पहले में 5 जोड़ेंगे, दूसरे में 3 घटाएंगे, तीसरे में 5 जोड़ेंगे, चौथे में 3 घटाएंगे, पांचवें में 5 जोड़ेंगे। अब हर एक वर्ण से संबंधित संख्या लिख दो। M मतलब 13 होता है, O मतलब 15, N मतलब 14, A मतलब 1, L मतलब 12। जोड़ा 13 में 5 जोड़ा 18 का 18 लिख देंगे। 15 में से 3 गया 12 मतलब कौन सा हो जाएगा बच्चों, यहां तो हम संख्या लेते हैं इसकी, तो ये तो हम संख्या लेते हैं, लेकिन यहां क्या लेते हैं, जिसमें 3 घटा रहे हैं उससे संबंधित वर्ण लेते हैं। 12 मतलब क्या हो जाएगा, L। फिर 14 में 5 जोड़ा 19, ठीक है 19 ही लेना संख्या। 1 में से 3 घटा, 1 मतलब क्या होता है, वही 27, 27 में से 3 घटाया 24, 24 मतलब वही क्या होता है, x। यहां लिया हमने, 1 को x लिखा है, यहां 1 को x ही लिखेंगे, 24। 1 को 27 भी मानते हैं, 27 में 3 घटाया 24 x। 12 में 5 जोड़ा 17, वो सीधा 17। उत्तर क्या आ जाएगा, 18L 19x 17। ठीक है, ये ध्यान दें, अच्छा सवाल था। 18L 19x और 17। चलिए अब हम आगे चलते हैं बच्चों। ये अलग टाइप का सवाल है, इसमें ट्रिक बता रहा हूं, वो याद रखें। कह रहा है सीता का बाईं ओर से 18वां तथा दाईं ओर से 30वां स्थान है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति। याद रखें, कोई एक पंक्ति में एक कोई व्यक्ति बैठा है, दाएं से स्थान दिया हुआ है उसका, और अगर बाएं से स्थान दिया हुआ है, दाएं से स्थान भी दिया हुआ और बाएं से स्थान दिया है, तो पंक्ति में, ये नए टाइप का सवाल है मैं बता रहा हूं, तो पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने होंगे बच्चों, कि दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान -1। तो दाएं से बाएं से स्थान दाएं से स्थान दोनों जोड़ लो, घटा दो, तो 18 प्लस 30 -1, 30 और 18 48 -1, उत्तर कितने आ जाएगा, 47। पंक्ति में कितने व्यक्ति है, 47। भाई एक पंक्ति में कह रहा है दाएं से स्थान इतने और बाएं से स्थान इतने, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति। याद रखना ये ट्रिक कि दाएं से स्थान बाएं से स्थान दोनों जोड़ दो, उसमें से एक घटा दो, तो 18 बार 30वां कह रहा है इधर से और उधर से, दाएं से और बाएं से, जोड़ दो 48, 48 में से एक गया 47। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे चलते हैं भैया। अब ये प्रश्न है, इसमें कोई लॉजिक वगैरह नहीं है, आप दाएं बाएं का ध्यान रखें तो आसान सवाल है, लेकिन है बढ़िया सवाल। ठीक है, करते हैं। 6 लड़कियां एक व्रत के केंद्र की ओर मुंह करके बैठी है। एक व्रत है बच्चों, 6 लड़कियां, 1 2 3 4 5 6, एक व्रत है, व्रताकार आकृति में 6 लड़कियां केंद्र की ओर मुंह करके, अंदर की ओर मुंह करके बैठी है।
अब कह रहा बिंदु जो है बीजी के बाईं ओर है। बिंदु कौन है बाईं ओर? बिंदु किसके? बीजी मान लो लिख दिया मैंने यहां, इसका बायां, बीजी का बायां कौन सा होगा? लेफ्ट हैंड साइड। बायां मतलब लेफ्ट हैंड साइड बेटा, दावा हाथ। तो ये बिंदु यहां होगी। कह रहा है कि बिंदु जो है बीजी के बाएं और बीजी यहां है, तो इसके बाएं और लेफ्ट हैंड साइड बिंदु लिख दिया। अब कह रहा रेखा जो है, रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है। अब बिंदु यहां फिक्स है, अब रेखा जो है बिंदु और मुमताज के बीच में, मुमताज आप जब यहां लेंगे, रेखा का बिंदु का स्थान तो ये फिक्स ही है भाई, हमने ले लिया, बीजी लिखा, बीजी के बाएं बिंदु लिख दिया। अब कह रहा रेखा जो बिंदु और मुमताज के बीच में, तो बिंदु यहां लेके यहां तो मुमताज ले नहीं सकते क्योंकि बीच में बीजी आएगा, तो हमें बिंदु यहां मुमताज यहां लेना पड़ेगा, तभी ये रेखा बीच में आएगी। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया कि भैया बिंदु और मुमताज के बीच में रेखा लिख ली। ठीक है, जैसा जो है बीजी और निर्मला के बीच में, बीजी ये है और निर्मला फिर यहीं आएगी, तभी जैसी इन दोनों के बीच में आ जाएगी। बच्चों हमें पूछा है तो मुमताज के बाईं और कौन सा है, तो मुमताज की जगह बैठो, उसके बाईं और लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है? कौन है बच्चों? निर्मला। यह आपका आंसर हो जाएगा। भैया एक व्रत है, 6 लड़कियां बैठी, हमने 6 निशान बना लिए। कह रहा बीजी के बाईं और, बीजी लिख दिया, बाईं और बिंदु। अब बिंदु और मुमताज के बीच में रेखा, बिंदु यहां लेके यहां मुमताज नहीं ले सकते क्यों, बीच में बीजी आ जाएगी, लेकिन आना रेखा चाहिए। बिंदु यहां लेके मुमताज यहां रखेंगे तो रेखा यहां आ जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है बीजी और निर्मला के बीच में जिस्सी है, तो बीजी यहां लेके निर्मला एक ही जगह बच्चे यहां लेंगे, तो जिस्सी यहां। कह रहा मुमताज के बाएं, मुमताज की जगह खुद को रखोगे तो उसका बायां लेफ्ट हैंड साइड ये है निर्मला। आंसर क्या आ जाएगा? निर्मला। दोनों अच्छे सवाल थे, नए टाइप के। ठीक है, चलिए अब ये प्रश्न 20वां, ये तो आसान है भैया। घन संख्याएं दे रखी सीधी, 1 की घन संख्या 1, 2 की घन संख्या 8, 3 की घन संख्या 27। भाई ये है 1 की घन संख्या, ये है 2 की घन संख्या, ये है 3 की घन संख्या, ये 4 की घन संख्या। सीधा उत्तर कितना आ जाएगा बच्चों? 64। ठीक है, इन सवालों को आप, जो सवाल आपसे नहीं उनको दोबारा करें बच्चों। ठीक है, और ऐप पे जो हम लोग डेली निःशुल्क टेस्ट पेपर दे रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज जो चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे रहे हैं आपको, समय कार्य दूरी, समय चाल, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, उनको भी आप लोग करें बच्चों। ठीक है, ये चीज। और अभी 15 मिनट का ब्रेक लें, उसके बाद अपना जीके और साइंस की, आज जीके की क्लास भी लगेगी, सर आ चुके हैं। जीके की और साइंस की क्लास आपके जो है 1 बजे से 2 बजे तक, 1 से 1.5 जीके और 1.5 से 2 आपकी साइंस की क्लास चलेगी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।